आ, ये मेरा 7वां वीडियो है। वीडियोस का नंबरिंग करना चालू कर दिया हूँ। और क्योंकि बहुत सारे वीडियोस रिलेटेड रहते हैं तो मैं रेफर करूँगा। और ये मेरा 7वां वीडियो मेरे छठे वीडियो से भी रिलेटेड है। उसको सुनने से थोड़ा पर्सपेक्टिव मिलेगा। तो आज मेरा विषय है गधे की जन्म कुंडली। तो गधे की जन्म कुंडली मैं इसलिए बोला कि मुझे ये लगता है कि मैंने पिछले वीडियो में भी बोला कि जो जानवर होते हैं उनका जो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, वो जैसे पैदा होते हैं वो लगभग उसमें कोई इवोल्यूशन नहीं होता है। उनका जीवन लगभग वैसा ही रहेगा। आप देखेंगे तो जैसे बाकी गधे थे वैसे ही नए गधे भी होंगे। ढेंचू ढेंचू करेंगे, उतने ही एरिया में घूमेंगे फिरेंगे। वो कोई भारत से अमेरिका नहीं चले जाएंगे या फिर यूरोप नहीं चले जाएंगे चल चल के। तो आप गधे की जन्म कुंडली बना सकते हैं। मनुष्य की जन्म कुंडली नहीं बनाई जा सकती। मनुष्य और गधे में अंतर ये है कि मनुष्य को खोपड़ी मिला है और वो खोपड़ी से मनुष्य सोच सकता है और मनुष्य क्या क्या कर सकता है, कितना इवॉल्व हो सकता है अपने लाइफ में, वो उसको रोकने वाला वो खुद ही है। जबकि वो बाकी लोगों की बात में आ जाए या खुद दिमाग को यूज करना बंद कर दे तो फिर वो गधा जैसा हो सकता है। उसकी आप जन्म कुंडली बना सकते हैं। नहीं तो आप जो चीज बदल रही है उसका आप स्थिति का निर्धारण कैसे कर सकते हैं। आप कैसे जिसकी कैसे जो चीज मतलब मनुष्य का, जैसे पिछले वीडियो में मैं बोला था कि मनुष्य मनुष्य इसलिए क्योंकि उसके अंदर सीखने की क्षमता है, सीख के बदलने की क्षमता है। और इस तरह से मनुष्य ने खुद का जीवन और दुनिया को बदला है पिछले 5,000 सालों में, 10,000 सालों में। और जो गधा है, हाँ, वो दुनिया नहीं बदल सकता, वो खुद नहीं, उसका जीवन वैसा ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आता है। रिजिड होता है वो एकदम। तो उसकी आप जन्म कुंडली बना सकते हैं। और एक महाभारत में जैसे वो आता है कि महाभारत में जब कर्ण का वो विषय आया था तो दुर्योधन बोलता है, मैंने कहीं किताब में पढ़ा था इंग्लिश में, तो दुर्योधन बोलता है कि बर्थ इज ऑब्सक्योर एंड men आर लाइक rivers whose origin आर often unknown। तो उसका कहना है कि किसका कहाँ बर्थ हुआ, किसका क्या खानदान था, वो सब कुछ नहीं पता है, वो सब बेकार की बातें हैं। मनुष्य नदी की तरह है, उसका मतलब कहाँ से आया क्या हुआ वो सब इम्पोर्टेंट नहीं है, वो बस बढ़ता चला जाता है। और वो बस बढ़ता चला जाता है। उसका कोई उसको आप फिक्स नहीं कर सकते हैं। तो उसने मतलब ये तब बोला था जब वो कर्ण को मतलब राजा का वो दिया कि नहीं, कर्ण सूत पुत्र है लेकिन फिर भी लड़ेगा अर्जुन से, उस समय का बात है। तो आप गधे की जन्म कुंडली बना सकते हैं। गधा कभी चांद पर नहीं जाएगा, वो जीवन भर ढेचू ढेचू करेगा, घास खाएगा और उससे आगे नहीं जाएगा। और ना ही गधा कभी इंजीनियर बनेगा, ना ही गधा कभी कोई कंप्यूटर का आविष्कार करेगा, ना ही गधा कोई घड़ी बनाएगा, ना ही गधा चांद पर जाएगा, ना ही गधा कुछ भी नहीं करेगा, लिखे पढ़ेगा, कुछ भी नहीं करेगा। आप उसकी जन्म कुंडली बना सकते हैं। लेकिन आप इंसान की जन्म कुंडली नहीं बना सकते। इंसान, हाँ, अनलेस की कोई एकदम मंद बुद्धि है तो आप उसकी जन्म कुंडली बना सकते हैं। किसी का हाथ पैर कटा हुआ है, लखनऊ स्टेशन में भीख मांग रहा है, तो आप उसके बोल सकते हैं कि हाँ, ये जिंदगी भर लखनऊ आसपास ही रह जाएगा, ये बहुत दूर नहीं जा पाएगा। लेकिन वो भी जन्म कुंडली क्या बनाना, वो तो आप किसी अपाहिज का मजाक उड़ाना जैसा हो जाएगा।
लेकिन जो भी व्यक्ति सक्षम है, आप उसके जन्म कुंडली नहीं बना सकते। हाँ, अनलेस कि वो बूढ़ा हो गया, किसी काम के लायक नहीं रहा, या फिर वो 4 बच्चों का बाप है और अनपढ़ है, और माँ बाप है, 4 बच्चे हैं, वाइफ है, तो वो आदमी मतलब जहाँ मजदूरी कर रहा है, हो सकता वो वहीं पे मजदूरी करता रहेगा, वो उसकी मजबूरी है। लेकिन जिस आदमी के पास मजबूरी नहीं है, उसका आप जन्म कुंडली नहीं बना सकते हैं। मैंने कुछ पॉइंट आज नोट कर लिया, क्योंकि ऑफिस में मैंने सोचा कि मैं इसके बारे में बोलूंगा। तो मतलब जो हम लोग बार बार वो जो कर्म का मतलब, हमारी जो दुनिया है ना पिछले 1000 साल में, वो गधों वाली है। और हम लोग पिछले 1000 साल में बस जन्म कुंडली बनाते आए हैं, एक दूसरे का भविष्य बताते आए हैं। बस हाथ देखते हैं, फिर एक दूसरे का गुण बताते आ रहे हैं, जबकि पिछले 1000 साल में कुछ किसी का गुण मतलब सबका गुण, अभी गधों का गुण बताना हो तो बड़ा आसान होगा ना, उसमें कुछ बदलाव ही नहीं है। तो बस वही पंडित गुण बताते रहे, पंडित जन्म कुंडली बनाते रहे, और लोगों को भी कोई उम्मीद नहीं था लाइफ से, इसलिए लोग मतलब उम्मीद नहीं था तो जिस आदमी को उम्मीद नहीं होती है ना, वही जन्म कुंडली और ये सब चीजों में पड़ता है कि कुछ उम्मीद मिल जाए, क्या उत्सुकता रहती है इस तरह से। तो कोई मतलब जो भी सफल लोग हुए, किसी ने न्यूटन का, आइंस्टीन का जन्म कुंडली बनाया, किसी ने नहीं बनाया। अब भारत में अगर इतने ही भविष्यवेता लोग हैं, तो फिर बता दें कि कौन आदमी है जो आगे चल के नोबेल प्राइज जीतेगा या कहीं फील्ड मेडल जीतेगा। आज तक तो किसी ने जीता नहीं है। तो ये सरकार को जो इतना पैसा खर्च करना पड़ता है और प्रोसेस है, उसके बाद भी आता है कि प्रोसेस फेयर नहीं है, वो सारा खर्चा बच जाएगा सरकार का। जो तेज तराज लोग हैं उनको सरकार सिर्फ ट्रेन करेगी, या कंपनीज को भी बड़ी आसानी होगी। लेकिन ऐसा है ना कि कोई कोई माई का लाल धरती में पैदा नहीं हुआ है आज तक, जो कि बता सके सही सही कि आगे क्या होने वाला है फ्यूचर में। कोई नहीं, सब बकवास करते हैं, कॉन्जेक्चर्स होते हैं। आप कितना भी आप क्या नाम है, हाँ, नोआ हेरारी का आप होमो ड्यूस भी पढ़ लेना, तो भी वो भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि नहीं जानता है कोई, इतने सारे वेरिएबल्स हैं, इतना कुछ हो सकता है। हाँ, जहाँ पे जो निकम्मे निठल्ले लोग हैं, जो मंद बुद्धि है, तो उनको आप बहुत आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कोई मान लीजिए किसी मोहल्ले में रहता है बिहार में, किसी शहर में, छोटे शहर में, तो वहां पे आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये लोग सरकारी नौकरी का तैयारी करेंगे, या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएंगे, या डॉक्टर मेडिसिन का पढ़ाई में कुछ बच्चे चले जाएंगे। आप लोगों को सैंपल लेके रैंडमली ये सब असाइन कर दीजिए, 90% केसेस में सही आएगा, क्योंकि उनका इमेजिनेशन नहीं है। आप अगर क्या बोले, आप अगर एक मुर्गी को एक बाड़े में रख लें, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि बस क्या होगा, सवेरे छोड़ के जाएंगे यहाँ पे, शाम में भी मुर्गी यहीं पे रहेगी। तो वैसे ही उन लोगों का भी है कि उन लोगों को पता है, उनकी मानसिकता इतनी बंधी हुई है, और उनकी सोच, उनके जो इमेजिनेशन है इतना बंधा हुआ है कि आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये कहीं जाने वाले नहीं है, और क्या क्या करेंगे प्रेडिक्ट कर सकते हैं आप उनको, मतलब कुछ बदलने वाला नहीं है वहां पर। लेकिन बड़ा कौतूहल होता है एकदम कि जन्म कुंडली बनेगा, जन्म कुंडली बनेगा, अरे हाथ में क्या है, कौतूहल। तो एक कहानी बताता हूँ। वीएस नायपाल ने लिखा है, मतलब बहुत कुछ लिखा है। एक उनकी एक मतलब पाकिस्तान में के बारे में लिखा है। तो पाकिस्तान में गए जब वो पहली बार गए, तो वो 5 स्टोरीज लिखे हैं। तो एक कराची का स्टोरी लिखे हैं, एक कराची में मुहाजिर का, दूसरा स्टोरी एक बलोच का लिखे हैं, तीसरा स्टोरी वो एक पश्तून का लिखे हैं, चौथा स्टोरी वो एक
जमींदार का लिखे हैं पंजाब का, जिसकी जमींदारी चली गई है और उसका क्या प्रॉब्लम है वो सब लिखे हैं। फिर एक पांचवी एक दूसरी पंजाबी फैमिली का लिखे हैं, जो खानदानी फैमिली है, रिलीजियस है। उसमें एक लड़की है, नाम याद नहीं है, समझिए कि रजिया उसका नाम है। और वो मतलब थोड़े से रईस हैं, और परिवार का नाम है, मतलब सोसाइटी में नाम है, बड़े धार्मिक लोग हैं और एकदम क्या बोलते हैं, नमाजी लोग हैं, एकदम नमाज पढ़ते हैं 5 टाइम। और जो रजिया है उसका पर्दा होने वाला है, वो पर्दे में जाने वाली है। वो 15 साल की है, 16 साल की है, पर्दे में जाने वाली है। और पूरे फैमिली में बड़ा कौतूहल है, रिलेटिव्स में बड़ा कौतूहल है कि रजिया तो अब पर्दे में जाने वाली है। मोहल्ले में भी फैल गया कि अरे वाह, रजिया पर्दे में जाने वाली है। और जो लड़की है रजिया, वो भी बड़ी कौतूहल में है, बहुत खुश है कि हाँ मैं पर्दे में जाने वाली हूँ। परिवार वाले लोग अरे सब बहुत बातें कर रहे कि अरे रजिया तो पर्दे में जाने वाली है अब। एक वो होता है, उसके बाद लड़की जो होती है बुर्का पहनती है, उसके बाद से फिर वो किसी को, पराये मर्द को नहीं दिखेगी या पराये लोगों को बुर्के में रहेगी, ऐसा। तो लड़की बड़ा खुश रहती है, बहुत एक्साइटमेंट रहता है एकदम पर्दे में जाने का। फिर उसके बाद पर्दे में जाती है, 2 दिन 4 दिन सब खत्म। उसके बाद वो मतलब नेपाल ऑब्जर्व करता है, फिर दूसरी बार भी जाता है शायद, तो मतलब उसके जीवन पर पर्दा पड़ जाता है। उसके बाद कुछ नहीं है, वो घर में रहती है, घर में ही मतलब खाना वाना बनाती है, और पढ़ाई लिखाई सब बंद है, उसके जीवन में पर्दा पड़ जाता है। नेपाल ने जैसे उसको देखा, तो वैसा ही है, हम लोग को बड़ा कौतूहल रहता है, जन्म कुंडली बन गया, जन्म कुंडली में क्या है क्या है। और उसके बाद हमारे जीवन में पर्दा पड़ जाता है, जन्म कुंडली हो, या फिर हमारा जो होता है ना छठी का उत्सव होता है हमारे यहाँ, 20 दिन में होता है शायद। बिहार में पता नहीं, मेरे परिवार में 20 दिन में होता था, छठी बोलते थे उसको। और तो जन्म कुंडली हो गया, छठी हो गया, फिर और क्या होता है, हाँ मतलब जैसे यज्ञोपवीत होता है ना ब्राह्मणों में, और दूसरे कास्ट में भी होता है कि जनेऊ संस्करण किया जाता है, एकदम बड़ा उत्साह होता है। वैसे ही पर्दा में जाने जैसा ही उत्साह होता है। उसके बाद जीवन भर दिमाग पर पर्दा पड़ा रहता है उस समाज में। वो ऐसा है कि जीवन भर पिछले 1000 साल में, हजार क्या पहले भी 1500 साल में, मतलब जीवन में बस वैसे ही सबके पर्दा पड़ा रहता है, उसमें कोई बदलाव कुछ होना नहीं है। जो हम लोग कहते हैं ना कि कर्म सिद्धांत, तो कर्म सिद्धांत हमारे यहाँ है इसलिए कि इसके पीछे की मेंटेलिटी समझिए। जो लोग कर्म कर्म करते रहते हैं ना, वो ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि कर्म क्या है वो पता है, और कर्म फल क्या है वो भी निश्चित है। तो वो बड़े निश्चिंत वो रहने वाले लोग हैं, मतलब उनके दिमाग में कोई क्यूरियोसिटी नहीं है कि क्या कुछ करके और बहुत कुछ हो सकता है या नहीं। वैसे लोग हैं जो जिनकी दुनिया इवॉल्व नहीं हो रही है ना, वही लोग कर्म और कर्म फल में बिलीव करते हैं, जिनके अंदर क्यूरियोसिटी नहीं है। तो उनके अंदर कि हाँ सब कुछ निश्चित है, ये कर्म करेंगे तो ये उसका होने वाला है। तो वही था पिछले 1000 सालों में। मतलब क्या था भारत में, मुगल आए, अफगान आए, तुर्क आए, और यहाँ पर मतलब आके करके चले गए। यहाँ पे आके राज किए, अंग्रेज आए, डच आए, फ्रेंच आए, सब आते रहे। पर यहाँ के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता था, मतलब बस अपना कर्म और कर्म फल देख रहे हैं। उसमें कोई क्या बोलते हैं, रिवार्ड का कोई प्रॉमिस नहीं है उसमें। उसमें कोई क्यूरियोसिटी नहीं है,
कोई कुछ अलग होगा ऐसी सोच नहीं है, कोई प्रॉमिस नहीं है। मतलब फ्रेंच, डच, पोर्चुगीज, अंग्रेज, स्पेनिश सब भारत में आए, सबने इधर उधर, उज्बेक, मुगल, ईरानी, अफगान सब आके, अरब सब आए, लूट खसोट के सब गए, यहाँ पर राज किया। लेकिन यहाँ के लोगों में कोई क्यूरियोसिटी कुछ नहीं, कुछ भी नहीं था। तो जो मतलब वो हुआ ना कि जो बाबरी ढांचा तोड़ा गया 1992 में, तो नायपॉल ने लिखा है कि ये चेंज है, कि अब ये लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या हुआ है इनके साथ पिछले 1000 सालों में। नहीं तो पहले तो ये कोई क्वेश्चन ही नहीं करते थे। मतलब बुद्धि इनकी ऐसी थी कि बस ताला जड़ा था, कभी किसी चीज को क्वेश्चन नहीं करते थे। फिर नायपाल ने लिखा है कि ये अभी शुरुआत है और ये यहीं तक नहीं रुकेगा। अब मतलब भारत में चेंज आना शुरू होगा। जो पिछले, वो धार्मिक चेंज की बात नहीं कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि मतलब इवोल्यूशन शुरू होगा। वो बस एक इवेंट को उसका एक वो देख रहे हैं कि यहाँ पे एक्टिविटी शुरू हुआ है और ये आगे इवॉल्व होगा, फिर से ये दुनिया बनाएंगे जो पहले जैसी नहीं होगी, लेकिन एक कुछ करेंगे। और वो जो हमारी पुरानी दुनिया थी ना, वो निकम्मा, फिजिकली निकम्मेपन की नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन हमारे जो इमेजिनेशन में जो निकम्मापन आ गया था ना, उसका कारण था कि बस कर्म, कर्म फल और क्या बोलते हैं, हाँ, जन्म कुंडली और हाथ दिखाना, बस वही था। उससे ज्यादा हम कुछ सोच नहीं पाते थे। तो वही चीज जैसे मुसलमानों में देखते हैं कि उनका भी दिमाग, इमेजिनेशन एकदम बंद हो जाता है कि कुरान और सुन्नत और हदीस, पता नहीं क्या है जो भी है, तो उससे बाहर वो सोच नहीं पाते हैं। और इसलिए उनकी दुनिया बहुत इवॉल्व होती हुई दिखती नहीं है। जैसे कि जापान को देख लें कि जापान पूरी तरह से बंद था और 1850 के आसपास में जापान खुला, कि वो वेस्टर्न वर्ल्ड को आने दिया और कांटेक्ट में आया। और उसके 50-60 साल के अंदर इतना इवॉल्व हो गया कि 20वीं शताब्दी के शुरू में ही जापान और रूस में लड़ाई हुआ था और उसमें मतलब रूस को हरा दिया, बहुत बड़े तरीके से हरा दिया। तो 50-60 सालों में उन लोगों ने अपनी दुनिया बदल ली, कि जहाँ पे बस तलवार और बर्छी से लड़ते थे समुराई लोग, और एकदम कोई साइंस नाम की कोई चीज नहीं थी वहां पर। और 1850 के आसपास में आते हैं और एकदम तेजी से सीखते हैं, फिर कहीं रुकते ही नहीं है वो। और थ्रू आउट हिस्ट्री फिर उसके बाद वो नहीं रुके। लेकिन जो हमारा इमेजिनेशन है कि हम लोग, हमारा जो है ना कि क्यूरियोसिटी नाम की कोई चीज ही नहीं है। बस हम लोग फिक्स, दिमाग फिक्स है। तो मतलब कितने लोग आए गए यहाँ पर से, भारत में आए विदेशों से, यूरोप से, लेकिन हमारे अंदर कभी कोई क्यूरियोसिटी नहीं आया। 17वीं नहीं, 18वीं शताब्दी तक बहुत सारे यूरोपियन लोग आ गए भारत में, लेकिन हमने फिर भी बाहर की दुनिया को जानने की कोई कोशिश नहीं किया, कुछ सीखने का। अंग्रेज लोग 200 साल राज किए, लेकिन हमने फिर भी उनकी समझ को के बारे में, उनकी दुनिया के बारे में कोई क्यूरियोसिटी नहीं लिया। अभी जैसे भारत के लोग जाते हैं, पेरिस जाते हैं, तो क्या करते हैं, बस वो एफिल टावर देखते हैं, थोड़ा सा रेस्टोरेंट में खाना बढ़िया खाते हैं। मैं तो पेरिस गया नहीं हूँ, मैं एम्स्टर्डम गया हूँ। तो अभी 24 दिसंबर को या 23 दिसंबर को मैं एम्स्टर्डम गया था। तो स्टेशन के आसपास बहुत सारे इंडियन टूरिस्ट, फिर उनका वही कौतूहल, रेड लाइट एरिया, अरे क्या साला उधर देखो, उधर एक दलाल मिल गया। फिर एकदम रेस्टोरेंट्स में आसपास में वो डैम करके एरिया है,
और वहाँ पे आसपास में सब कुछ है, टूरिस्ट एरिया है, वहीं पे मतलब म्यूजियम वगैरह में थोड़ा इधर उधर, फिर रेस्टोरेंट वगैरह में सब खा रहे हैं, हाँ हाँ यही करे बतिया रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं देखते हैं उनके अंदर। उनके जो सोचने समझने की जो क्षमता है और जो क्यूरियोसिटी है उतना ही तक है। वो कभी म्यूजियम भी जाएंगे ना, तो वो बस बाहर से सुपीरियर सुपरफिशियली देख के उससे आगे वो नहीं देख सकते हैं। तो वही बात है। अभी जैसे मैं आईआरएस में था, तो आईआरएस में मैं असिस्टेंट सर्वेयर था, तो नेवी के शिप्स में सर्वे करने जाता था, कोस्ट गार्ड के शिप्स में। तो उनकी दुनिया बंधी हुई है। वो पूछते थे कि सर्वेयर कैसे बन सकते हैं। अभी जैसे मेरे कॉलेज है कलकत्ता में, जहाँ से मैंने बैचलर किया, सब मरीन इंजीनियर बने। तो उनकी आप जन्म कुंडली लिख सकते हैं। वो जो भी है, जो लोग सेलिंग में रहे तो वो चीफ इंजीनियर बनेंगे, उसके बाद सुपरिटेंडेंट बनेंगे, या कुछ लोग सर्वेयर बन जाएंगे, कुछ लोग कहीं ट्रेनिंग देने लगेंगे। उससे ज्यादा उनका दिमाग चलेगा नहीं, उससे ज्यादा वो इवॉल्व नहीं हो सकते हैं। तो उनकी भी आप जन्म कुंडली लिख सकते हैं। लेकिन जो आदमी सोचता समझता है, जो दिमाग का यूज कर रहा है ना, आप उसकी जन्म कुंडली नहीं बना सकते। एक तरह से ये गाली है, जन्म कुंडली और भविष्य बताना। जिसका दिमाग है, आप कैसे कर सकते हैं, उसको क्या बता सकते हैं, वो क्या कर सकता है, आप कैसे जान सकते हैं? मतलब क्या है भारत में कि मैं जैसे शादी.com पे देखता हूँ कि अधिकतर लोग हैं कि अपने बारे में 5 लाइन लिखने की क्षमता नहीं रखते हैं। 95% लोग वो एक ऐसी चीजें लिखते हैं जो देख के ही समझ में आता है ना कि वो अपने बारे में लिख नहीं पाते, तो बस वो कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ऐसी चीजें लिखते हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं होता है, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। और वैसे लोग जिन्होंने खुद के बारे में नहीं सोचा है, वो मतलब मतलब कर्म के बारे में सोच रहे हैं, जिनको दुनिया का, जिनका खुद का अवेयरनेस इतना कम है, जिनको दुनिया के बारे में इतना कम पता है, जिन्होंने कुछ भी सोचा समझा नहीं है, लेकिन वो जन्म कुंडली और वो क्या बोलते हैं, इस तरह की चीजों में, कर्म में और क्या वो ये सब में पढ़ते हैं। तो वही चीज है। और मैं नेपाल को लाइक करता हूँ, क्योंकि नेपाल खुद को वो भारत से जुड़ा समझे, तो इस क्यूरियोसिटी में आए। और फिर लेकिन उनका जो एक्सपीरियंस था वो अलग था, जो चीजें एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो वो वही लिखते हैं कि एक जगह की, जैसे बहुत सारे कलर्स के बारे में लिखते हैं कि मतलब जो काम जो है, जिस चीज का कोई वैल्यू नहीं है, काउंटर पर मतलब नोट गिन रहे हैं, फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, फालतू का ब्यूरोक्रेसी उस समय 60-70 में रहता था, कि फालतू का ब्यूरोक्रेसी रहता था और उसके लिए लोग मरे जा रहे थे कि कैसे नौकर बन जाएं। तो मतलब लिखे कि पूरे का पूरा जनरेशन बर्बाद हो रहा है, कि जिस चीज में कुछ है नहीं, और उसके पीछे मतलब सोसाइटी का इमेजिनेशन उतना ही है, उतना ही तक बस मतलब जिस चीज का कोई वैल्यू नहीं है, और वहां तक ही सबकी सोच सीमित है। और मतलब दिमाग का कोई यूज ही नहीं कर रहा है, बस एकदम गधे के जैसा काउंटर पे काम करना है। और उसको बहुत ज्यादा वर्चू दिया जा रहा है यहाँ पे। तो यही है लगभग। और जैसे क्या था ना, कि जो हमारा पुराना दुनिया था, कि मतलब गुरुकुल जो होता था, जैसे गुरुकुल या मदरसा ले लें, तो मदरसे में क्या है, मदरसे में कोई दिमाग यूज नहीं करना होता है। वो बस अलिफ बेते पढ़ते हैं, कुरान रट लेते हैं, और वो सोचते हैं कि उतने से हम दुनिया देख लेंगे। और जैसे कि गुरुकुल होता था हमारा, तो वहां भी
उसमें सोचने समझने की ट्रेनिंग नहीं दी जाती थी। बस वेद और रट लिए तो द्विवेदी हो गए, दो वेद रट के, तीन वेद रट लिए तो त्रिवेदी हो गए, चार वेद रट लिए तो चतुर्वेदी हो गए। बस रटना ही था, सोचने समझने की कोई जरूरत नहीं था। तो वहां पर अ, वैसा सोसाइटी में बस चलता था ये सब। लेकिन अ, और दूसरा कि वैसे सोसाइटी में मतलब कोई महारत नहीं है कि आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं, क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं, छोटा मोटा उसमें कुछ है नहीं। यहाँ पर जैसे यूरोप में है कि कोई जो पढ़े लिखे लोग हैं, तो कोई माँ बाप किसी को नहीं बोलता कि वो क्या करने वाला है, क्या करेगा, क्या करना चाहिए। यहाँ पे कोई किसी को नहीं बोलता है। यहाँ पे हर कोई अपना रास्ता ढूंढते हैं, सोचते हैं, समझते हैं। और जो कहते हैं ना कि मतलब जो थिंकिंग है वो मतलब डेवलप करनी पड़ती है। कोई किसी को कोई फिक्स आइडिया नहीं देता है यहाँ पर कि अपने बच्चों को, या आप वर्क प्लेस में भी आपको कोई फिक्स आइडिया नहीं देगा, कोई बाबा नहीं मिलेगा कि कैसे आपको अपना कैरियर डेवलप करना है, और कोई फिक्स आइडिया आपको नहीं देके जाएगा। आपको यहाँ पे फाइंड करना होता है। और मतलब अ, जो आप फ्री हैं खुद को इन्वेंट करने के लिए और अपना फ्यूचर इन्वेंट करने के लिए। अपने जो भी आप चाहें कर सकते हैं, किसी को कुछ नहीं पता, और ना ही कोई आपको आपका कोई भविष्य बताना चाहेगा। तो वो वाली बात है। भगवान बुद्ध का जैसे कहते हैं कि हाँ, उनके जन्म के समय पंडित ने बताया कि हाँ, ये बच्चा आगे चल के बैरागी होगा। ये सब बहुत ही झूठी बात है। हमेशा ये सब कहानियां जोड़ दी जाती हैं। और क्या है ना कि अगर आप हर किसी के बारे में ऐसा ही अच्छा अच्छा प्रेडिक्शन करते रहे ना, तो आपने, अगर आप मान लीजिए पंडित हैं, 1 लाख लोगों के बारे में आपने अच्छा प्रेडिक्शन किया, और उसमें से एक अच्छा निकल गया, तो फिर उसके साथ आपका नाम आएगा। लेकिन आप 99,999 का आपने गलत प्रेडिक्शन किया, उसका कुछ नाम ही नहीं आएगा। अभी बुद्ध के बारे में प्रेडिक्शन का ये है कि किसने कब क्या कहानी जोड़ दिया कुछ पता ही नहीं। अभी जैसे मेरे ऑफिस में एक चाइनीज है, तो बोला कि वो बचपन में हांगकांग में टीवी सीरीज देखता था, और उसमें बुद्ध के बारे में टीवी सीरीज था, और वो कहा जाता था द ग्रेट जर्नी, चाइनीज लैंग्वेज में ऑफ कोर्स। और उसमें ये बताया, उसके हिसाब से चाइनीज बुद्धिज्म जो था उसमें कि बुद्ध कहीं बर्मा में, म्यांमार में कहीं पैदा हुए थे, और वो राजा के बेटे थे, और वो भारत आए थे, और फिर तपस्या किए थे, और बहुत दिक्कतों का सामना किया। फिर उसको बहुत ही एज ए वर्चू दिखाया जाता है कि सब छोड़ के वो ज्ञान की तरफ गए, और उसके ऊपर टीवी सीरियल। तो समय बीतने के साथ कुछ भी हो जाता है। अब बुद्ध पैदा हुए थे इधर नेपाल में, बिहार नेपाल के बॉर्डर पे, पर उनको पता है कुछ और। तो सब चीजें जोड़ दी जाती हैं, चाहे बुद्ध हो या फिर कृष्ण हो या फिर राम हो। अभी मतलब कहाँ क्या जोड़ दिया गया वो समय के साथ जोड़ दिया जाता है। लेकिन कोई किसी का सही सही भाग्य और भविष्य कुछ नहीं बताता पाता है।